नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले कुछ एक आध एपिसोड में ये बताने की कोशिश की गई थी कि जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल की मुहिम चली है भारतीयता के माहौल के लिए और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान और सबको अपना ही भारतीय भाई बहन समझने का और वही भाईचारा आगे बढ़ाने का, भारतीय माहौल और भारतीयता आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती उस माहौल के लिए कोशिश कर रहा है और उसी दौरान ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी जो सरकार है और जो उनकी पार्टी बीजेपी वाले हैं वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और ये जो वाम दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये भारत के खिलाफ कितनी खतरनाक ताकतें हैं इसको भी बताने की कोशिश की गई है। लेकिन इनको खतरनाक दुश्मन के रूप में मैंने देश न देखे, देश न समझे या बेनकाम ना हो, इसकी साजिश जो है बीजेपी ये लगातार कर रही है। और इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल बराबर ये कह रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक खेल और देश के खिलाफ एक गद्दारी जो है की जा रही है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और ये बीजेपी के द्वारा। इन खतरनाक ताकतों को देश के समक्ष वो खतरनाक ताकत के रूप में या देश के सबसे बड़े गद्दार और दुश्मन के रूप में बेनकाम ना हो। ये बराबर एक समानांतर कोशिश है भारतीय अवाम ताकत दल की कि देश को समझना चाहिए कि ये दोनों जो ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बीच में यह देश के दो खतरनाक शत्रु भी हैं, गद्दार भी हैं और खतरनाक ताकतें हैं। लेकिन उनको खतरनाक ताकत के रूप में देश या देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन उस रूप में न देखें, इसकी साजिश जो है ये भारतीय अवाम ताकत दल और श्री मोदी जी कर रहे हैं। उनको बस यही सीमा तक माने बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विरोध पक्ष है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो साथ ही साथ तो इसलिए इनको जो चरित्र है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इस संबंध में और बीजेपी वालों का और श्री मोदी जी का जो चरित्र है कि इन ताकतों के आगे कायरता और फिर उसी को लेकर के देश के साथ गद्दारी तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो जीएनपीसी का जो सबसे इसमें जो सबसे बड़ा गद्दार है वो राहुल
वो करता हुआ वो सुनाई पड़ रहा है। वो इस पर जब चीन की सेना जो है वो हटने को मजबूर हुई और ख़ास करके जो वो फिंगर 8 के पास जाने को मजबूर हुई और वहाँ वापस होने लगी, तो ये पता नहीं क्या क्या गद्दार और कायर भी बोला। और भारतीय जनता दल बराबर ये कहता रहा है कि इस देश में सुकून तभी आ सकता है जबकि ये दो खतरनाक ताकतें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस और वाम दल भारत की पावन धरती से उनकी समूल समाप्ति सुनिश्चित हो। तो पावन धरती का बराबर स्मरण जो है भारतीय जनता दल करता रहा है। तो उसी पावन धरती को की नकल किया है इस गद्दार राहुल ने। वो पवित्र धरती की बात बोलता रहा है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल ने पिछले किसी एपिसोड में यह याद दिलाया था कि ये जो जीएनपीसी है या उसके पहले जो 1947 के पहले जब वो कांग्रेस थी, तो दूसरे के मुद्दे को चुराना, दूसरे के मुद्दे को चुराकर अपना मुद्दा बना लेना और दूसरे की शब्दावली और मुहावरों को इस्तेमाल करना, ये इनके डीएनए में है, ये इनके आदत में है, फितरत में है। तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले किसी एपिसोड में बताया था कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त जो हमारे अमर शहीद थे, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला जी इत्यादि, तो इनका जो समूह था, इनकी जो टोली थी, इनकी मांग थी कि अंग्रेज जो है भारत से पूर्णतः हटें, भागें यहाँ से, और उसके बाद ये अपना देश तय करेगा कि उनके जाने के बाद किस तरह की शासन पद्धति लागू की जाएगी। लेकिन ये जो कांग्रेस थी, जिसकी स्थापना एवो ह्यूम ने 1885 में जिस उद्देश्य के लिए की थी, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की दलाली और मुखबिरी कर रही थी, मुखौटा पहने हुई थी आज़ादी की लड़ाई का। तो वो जो है मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेटस का लबे लुबाब तात्पर्य यह है कि अंतिम जो शक्ति है, फाइनल अथॉरिटी, वो अंग्रेजी सरकार की रहेगी और उसके बाद जिस तरह की सिस्टम, पद्धति, प्रणाली भारत के लोग चाहेंगे अपना वो शासन वो चलाएं, और लेकिन अंतिम शक्ति, फाइनल अथॉरिटी, वो अंग्रेजी सरकार की रहेगी। ये इस तरह की मांग डोमिनियन स्टेटस के रूप में वो मांग कर रहे थे। लेकिन ठीक उसके विपरीत ये जो हमारे अमर शहीदों की टोली थी, वो पूर्णतः जो है अंग्रेजों को यहाँ से अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार को हटाने या भगाने के लिए मुहिम चला रहे थे और उसी के वो पक्षधर थे। तो जब ये अमर शहीदों का ये मुहिम कि अंग्रेजों को पूर्णतः जो है अंग्रेजों की या अंग्रेजी सरकार को पूर्णतः यहाँ से भारत की धरती से भागना चाहिए, जब ये मुद्दा लोगों में बहुत लोकप्रिय होने लगा, तो फिर कांग्रेस ने अपना डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा छोड़ करके इस मुद्दे को तुरंत वो चुरा लिया और जो है वही वो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जो, और यही था गद्दार नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। तो पूर्ण स्वराज जो है वह कांग्रेस का मुद्दा था ही नहीं, वो मुद्दा चुराया हुआ था
हमारे अमर शहीदों की टोली का। तो पूर्ण स्वराज जो है हमारे अमर शहीद मांग कर रहे थे, लेकिन उस मुद्दे को इन सबों ने चुरा लिया। कब चुरा लिया? जब देखा कि वो मुद्दा जो है भारतीय जनमानस में, भारत के लोगों में, भारतीय भाई बहनों में लोकप्रिय हो रहा था। तो दूसरे का मुद्दा चुराना, दूसरे के वाक्यांश को चुराना, दूसरे के अल्फाज और शब्दों को चुराना, यह कांग्रेस की या इसमें जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की फितरत है, उसके डीएनए में है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को बताना चाहता है कि नकल करने से आप बच नहीं पाएंगे। आप और बेनकाब होते ही जाएंगे, और जो आपने इस मुल्क के साथ कितना जघन्य अपराध किया है, कितनी गद्दारियां की हैं, वो हिसाब यह देश लेगा जरूर। और किस रूप में लेगा, यह तय करेगा भारतीय अवाम ताकत दल। तो इसको जो है जीएनपीसी हमेशा याद रखे, और उसी तरह से ये वाम दल भी याद रखें। और ये जब तक ये इनके पापों को धुलने का कार्यक्रम जो है, या प्रोग्राम या साजिश, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहे या बीजेपी वाले करते रहे, वो बात दूसरी है। तो अब आ जाइए जो चीन की सेना पीछे हटी। ये खबर मिली है कि हमारी सेना तो जो है वो फिंगर 4 तक थी, और उन सबों की चीन की सेना जो है फिंगर 8 तक थी। तो फिर ये फिंगर 4 से ये कैसे मान गए, फिंगर 3 तक क्यों मान गए? मान के फिंगर 4 से लेकर 3 तक ये पीछे क्यों हट गए ये भारत के लोग? तो निश्चित रूप से जो है वो देश के हित के विरुद्ध है ये बात। और दूसरी चीज कि जब गलवान घाटी में घटना घटी थी, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, और उसके जो है 45-50 हुए थे, और कोई तो रिपोर्ट थी कि 150 से 2 से 300 के आसपास वो हताहत हुए थे चीनी सैनिक। तो उसके बाद जो है जो प्रमुख जो सामरिक चोटियां थी, उस पर हमारे भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। तो सामरिक दृष्टि से सुनने में ये आ रहा है कि भारतीय सेना, यानी जिन सामरिक चोटियों पर जो है खास करके ब्लैक टॉप वगैरह जो है, ब्लैक टॉप पर जो कब्जा किया था, उससे भी हटने पर राजी हो गया है भारत। तो निश्चित है कि ये अपने सामरिक हितों के साथ जो है नाइंसाफी है इस मोदी सरकार की। यानी मतलब इतना बलिदान दे करके, और गलवान घाटी के बाद जो है उन प्रमुख चोटियों खास करके ब्लैक टॉप वगैरह, जहाँ से वो चीनी सेना जो है उसके सामने जो है वो नीचे माने कम हाइट पर वो स्थित थी, और बहुत स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टि से बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में थी अपनी भारतीय सेना। लेकिन वहाँ से यदि हटने की खबर है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो निश्चित है कि हमारे जो है सामरिक हितों के विरुद्ध है। ये जो है वो इस बात के लिए बने, वो श्री मोदी जी को गद्दार तो नहीं कहेगा, राजनाथ सिंह को गद्दार तो नहीं कहेगा। तो निश्चित रूप से यह वो चेतावनी देता है भारतीय जनता ताकत दल इसे जो है इसे बीजेपी वालों को, और उनके और जो प्रधानमंत्री मोदी जी और राजनाथ सिंह जी को, कि इतना बलिदान दे करके जो है वो ब्लैक टॉप हिल और भी 2-3 हिल जो ऊंचाई पर थे वो कब्जा किया था। और सामरिक दृष्टिकोण से
वो काफ़ी ऊंचाई पर थे और एडवांटेजियस पोजीशन पर थे चीनी सैनिकों के बनस्पति। वहाँ से हटना निश्चित रूप से अपने सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाना है या उसकी बलि देनी है। तो और हमारी पोजीशन तो फिंगर 4 तक थी। यह जो है 3 तक यानी वापस आने को कैसे मान गए। तो ये सामरिक हितों का सामरिक हितों को चोट पहुंचाने के बराबर है ये के बराबर है यदि इस पे तथ्य है तो। लेकिन उससे भी बड़ी बात देश के अंदर और उसके पहले ये जो चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है, ये तो शुभ संकेत है भारत के लिए। और भारत ने उसके उस घमंड को तोड़ा है कि वो कोरोना को फैला करके और वो समझा कि भारत कमज़ोर हो गया है और यही सबसे उसके लिए मौके का समय है कि भारत को दबा सकता है और घुसपैठ कर सकता है। तो सारी उसकी सोच, सारा उसका घमंड और गुरु जो है वो चूर हुआ है, वो भी विश्व के सामने। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन का कोई भरोसा नहीं है। किस मंसूबे के साथ वो पीछे हटा है और कब वो जो है वो रणनीति बना करके घुसपैठ करेगा और क्या करेगा जो है इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए कि वो विश्वास करने लायक ही नहीं है देश। न वो विश्वास करने लायक है, न वो भरोसे लायक है। हमेशा वो धोखेबाज, विश्वासघाती और जो है चालबाज किस्म का वो देश है भाई, वो पड़ोसी है। इसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट है। और दुख इस बात का कि इतने विश्वासघाती, चालबाज और धोखेबाज जो अपना दुश्मन चीन है उसी के एजेंट हैं ये वाम दल वाले। और वाम दलों का बहुत बड़ा विस्तार है, तमाम मीडिया है, पत्रकारों का गिरोह है, तमाम जो है उसके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं ये वो चैनल वाले। तो ये तंत्र है जो कि भारत विरोधी जो तमाम इस तरह से वो परिचर्चा करवाते हैं। ये चैनल वाले भी देश के दुश्मन हैं, इसलिए कि उन्हीं के प्रवक्ताओं को बुला करके जो अपनी बात को जो कि चीन के एजेंट हैं, चीन की फंडिंग पर, चीन के इशारे पर भारत को जहां भी मौका मिलता है वो अंदर से जो है चीन के मंसूबों को पूरा करने के लिए भारत को हमेशा जो कमजोर करते रहते हैं। उन्हीं के प्रवक्ताओं को ये बुलाते हैं टीवी चैनल वाले उनकी बातों को उचित ठहराने के लिए। तो ये सबसे बड़े दुश्मन है ये टीवी चैनल वाले जो है इस देश के। तो इस संबंध में वो चीन जो है वो भरोसे लायक नहीं है। भारत की और भी इस संबंध में नीतियां जो है वो देश के हित में नहीं है। वो जब भी भारत के लोग जाते हैं वहां पर चीन में, तो वो ताइवान सहित हमेशा जो है वो घोषणा करवाता है कि वन चाइना पॉलिसी पर घोषणा करवाता है और साथ दस्तखत भी करवाता है। भारत इसको हरगिज नहीं माने और बल्कि ताइवान को प्रश्रय दे। जो सस्ते वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है वह ताइवान भी बना रहा है। यदि ताइवान को समर्थन मिले तो वो जो है चीन भी काबू में आ सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो सस्ते में है और अच्छे किस्म के वो ताइवान से भी मिल सकता है, उससे रिश्ता भी बन सकता है। और चाइना को भी एक काउंटर पॉलिसी उसको दी जा सकती है। तो ये भी करना चाहिए जो कि ये इसके विपरीत भारत कर रहा है। वो जाकर के वन चाइना पॉलिसी मतलब कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, जो कि ऐसा
चीन जो है हर एक देश के साथ जो भी उससे कोई राजनीतिक संबंध रखता है उससे ये घोषणा करवाता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा मानने के लिए। तो यह भी एक भारत से बहुत बड़ी चूक हो रही है। भारत को जो है बिल्कुल ताइवान का समर्थन करना चाहिए। सिर्फ जो है उसके इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो कोई एक सांकेतिक समर्थन देने से कुछ नहीं होता है। खुल करके जो है वो ताइवान का साथ दे और ताइवान से जो है व्यापारिक संबंध बढ़ा करके जो है वो चीन को जो है वो जो है विस्थापित कर दे। यानी जो सामान जो अभी बचे खुचे जो सामान वहाँ से चीन से आ रहे हैं उसका कंप्लीट जो सब्स्टिट्यूट बन सकता है ताइवान से, और वो भारत के हित में बिल्कुल भारत के हित में उपयुक्त है। और जब हिंद महासागर में इसका दबदबा है भारतीय नौसेना का, तो जो मलक्का स्ट्रेट है, जो सुंडा स्ट्रेट है, इस पर जो है वो अपना प्रभाव दिखा करके चीन का जो व्यापारिक मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसको भी रोके। तब जाकर के वो चीन ऐसे नहीं मानेगा। चीन उसी प्रकार दुष्ट है, चालबाज धोखेबाज है जिस तरह से अपने देश में ये जेएनपीसी वाले और वाम दल वाले, तो बगैर ये पंग किए हुए जो है ये मानेंगे नहीं। जो ये बीजेपी वालों का और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो इकोसिस्टम है, जरा इसको समझने की कोशिश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन करें। जैसे ये किसान आंदोलन के संबंध में शुरू से, जब से आंदोलन जो शुरू हुआ है, भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ मुखौटा भरा है क्या वो किसान आंदोलन का। और वैसे भी जिसे मैंने वो इसका दौर आगे बढ़ा और भी तथ्य जो और भी सच्चाइयाँ और भी फैक्ट जो है वो मैंने वो प्रकट हुए, तो जो उनकी ठाट बाट और जो मैंने वो उन आंदोलनकारियों के वो किसान तो है ही नहीं, वो किसान नहीं है, वो कोई और हैं। और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारी और आड़तिया हैं, और उस पर से वो फंडिंग, विदेशी फंडिंग के आधार पर जो उनके ठाट बाट, यहाँ तक कि शराब वगैरह पता नहीं क्या क्या जो भी है, तो वो किसान आंदोलन तो था ही ना। हाँ, उसमें कुछ फंस जरूर गए थे हमारे जो भोले भाले किसान, जिनकी यानी मृत्यु हो गई थी, वो किसान थे। लेकिन जो ठाट बाट वाले हैं ये किसान नहीं है, ये तो प्रायोजित उन शक्तियों के जो है वो एजेंट हैं। तो इसमें विदेशी शक्तियों का, खालिस्तानी आतंकवादियों का ये लगभग वो जो है वो कब्जा है इस पर। ये जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से भारतीय जनता दल ये बता रहा है, और भारतीय जनता दल के यूट्यूब जो है काफ़ी लोग देख रहे हैं। अब कितने पैमाने पर देख रहे हैं ये इसका दावा तो नहीं कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोग देखते हैं इसको। और ये खबर जो है लगभग जितनी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जैसे ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस, और ये वामदल वाले और ये बीजेपी वाले लोग देखते हैं जरूर। तो बराबर ये बता रहा था कि ये जो है किसान आंदोलन का मुखौटा पहने हुए भारत विरोधी ताकतें जो है, जिस भी रूप में विदेशी ताकतें भी और खालिस्तानी आतंकवादी भी, और खालिस्तानी आतंकवादियों का जो विदेशी नेटवर्क है, और अंदर में जो है ये भारत विरोधी ताकतें, खास करके ये जेएनपीसी और वामदल, इनका जो है इनके द्वारा प्रायोजित ये साजिश है, पक्की बात। अब देखिए
क्या यह देश के साथ धोखेबाजी और देश के साथ गद्दारी जो है बीजेपी वाले और जो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार और उनका इकोसिस्टम, उदाहरण के तौर पर वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो एक संस्था है आतंकवादियों की, PJF, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, PJF, और एक पहले भी थी जो है सिख फॉर जस्टिस या SFJ, हाँ, से जो है सिख फॉर नहीं या खालिस्तान फॉर जस्टिस करके भी थी एक। तो ये PJF जो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, वहाँ कनाडा में जो वो क्या मोहम्मद या धालीवाल करके वही इसका जो है मुखिया है, और वही जो है भारत के विरुद्ध जो है इस तरह का वो खालिस्तानी जो नेटवर्क है उसके नेटवर्क के जरिए भारत के विरुद्ध जो है वो साजिश वो रचता रहता है। अब इसमें शामिल कौन हो गए? वो ग्रेटा थनबर्ग, वो स्वीडन की, और यानी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भारत में जब जांच हुई तो पता चला कि बंगलौर की जो है वो दिशा रवि और उसके साथ साथ वो निकिता जैकब और शांतनु, ये सब भी शामिल हैं। एक टूल किट का मतलब है कि प्रोग्राम कि कैसे देश में अशांति फैलाई जाए, कैसे देश को जलाया जाए, वो प्रोग्राम, उसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आजकल इसका फैशन है, वो आजकल जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फैशन है, और जो कि सोशल मीडिया में इसी के द्वारा वो प्रसारित करते हैं। उसको सारांश में उसको समझा जा सकता है कि वह रणनीति या प्रोग्राम जिसके जरिए उसको लागू करना है कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, यानी वो चरणों में। तो उसी का नाम दिया गया था टूल किट। तो टूल किट बना करके यह जो है वो प्रसारित किया गया था कि ठीक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन कैसे करना है, और उसका टारगेट था इंडिया गेट, जहाँ पर जो है हमारी सेना उना का जो है परेड होती है। तो यहाँ तक ये साजिश थी। लाल किला तो बीच में पड़ता था। तो ये जितने भी शशि रवि नहीं वो दिशा रवि और निकिता जैकब और शांतनु जो टूल किट से संबंधित थे, ये जितने टूल किट वाले हुए, चाहे PGF जो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वाले हुए या खालिस्तानी आतंकवादी हुए, ये सब के सब जो है इन्हीं GNPC के द्वारा, वाम दलों के द्वारा प्रायोजित जो है ये साजिश है। तो टीवी चैनल वाले और बीजेपी वाले बस इन्हीं का नाम जप रहे हैं। किनका नाम जप रहे हैं? दिशा रवि का नाम जप रहे हैं, खालिस्तानियों का नाम जप रहे हैं। अरे किस रूप में जप रहे हैं? ये देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। और जो है वो उसका निकिता जैकब का भी नाम देश के गद्दार के रूप में जप रहे हैं। और जो है शांतनु भी शायद वो फरार है,
फरार तो वो भी है, निकिता जैकब भी। लेकिन ये जो है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जब जेएनपीसी की बात आती है और वो जेएनपीसी के ये सब जो है समर्थन भी कर रहे हैं, जब समर्थन की बात आती है तो उनको गद्दार कह रहे हैं टीवी चैनल वाले और बीजेपी वाले और उनकी सरकार कि ये दिशा रवि गद्दार है और निकिता जैकब गद्दार है, शांतनु गद्दार है, खालिस्तानी वाले गद्दार हैं और वो जो दीप संधू गद्दार है, लखा सधाना गद्दार है। लेकिन जो ये सब जो है एजेंट हैं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के। इसलिए कि साजिश इसी की है। क्या साजिश है? कि इस देश को अस्थिर करना, देश को कमजोर करना, देश में एक विध्वंस और विप्लव लाना, उसी के जरिए जो है इस सत्ता को टॉपल करना, गिराना और उस जो है वो सत्ता की वापसी करना। तो जो इसका मुख्य लाभार्थी है, जो इस सत्ता का मुख्य आर्किटेक्ट है, बनाने वाला, जब उसकी बात आती है तो उसको गद्दार नहीं कहते हैं। कौन? ये बीजेपी वाले। बीजेपी वालों के अनुसार ये दिशा रवि, उदाहरण के लिए दिशा रवि गद्दार है, क्योंकि यानी टूल किट वो बनाई गई थी देश में आग लगाने के लिए, विध्वंस जो है वो कराने के लिए। तो टूल किट के संबंध में दिशा रवि गद्दार है उनके अनुसार, और निकिता जैकब गद्दार है और शांतनु गद्दार है, या दीप संधू जो पकड़ा गया है वो, या वो इकबाल सिंह या लखा सधाना, इत्यादि सभी गद्दार हैं। लेकिन ये जिसके लिए काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे एक छोटे किरदार हैं, उनके मोहरे हैं। जो असली इसके जो असली साजिश करने वाला है, जब उसकी बात आती है तो ये बीजेपी वाले, ये टीवी वाले उसको गद्दार नहीं कहते हैं। यही सारी समस्या की जड़ है। और इससे और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम समझे कि ये जो धोखेबाजी बीजेपी की है और मोदी सरकार की, यही बहुत बड़ी आत्मघाती है और भारत द्रोह है और गद्दारी है देश के साथ। कि जो साजिश करता है उसको छिपाना, और जो उसके छोटे मोटे जो एजेंट हैं उसको उसी पर जो है पूरा जो है माहौल खड़ा करना। ये सबसे बड़ी जो है गद्दारी है इस देश के खिलाफ। देख लीजिए कि तमाम जो है हो अल्लाह बस टूल किट पर, ग्रेटा थनबर्ग पर, और जो है वो दीप संधू पर, या इकबाल सिंह पर, या जो है वो लखा सधाना पर, या ये वो दिशा रवि पर, निकिता जैकब पर, शांतनु पर, ये सब गद्दार हैं जो भी है। लेकिन जो उसका अब जब उसके समर्थन में कौन आया, जो है दिग्विजय सिंह आया, फिर जो है वो आनंद शर्मा आया, कपिल सिब्बल आया, पी चिदम्बरम आया, राहुल जो गद्दार वो तो बोलता ही रहता है। इसको ये बीजेपी वाले गद्दार नहीं मानते हैं। इसको जो बीजेपी प्रायोजित जो मीडिया है वो गद्दार नहीं कहती है। बाकी तो बीजेपी प्रायोजित कौन मीडिया है, जी न्यूज वाला, रिपब्लिक भारत वाला इत्यादि, वो इनको गद्दार नहीं मानती है। यही तो इस तरह की समस्या की और इस तरह की समस्याओं की जड़ है ये। इसके पहले भी देश ने देखा होगा, सीए पर जो हिंसा हुई
जिसने हिंसा को उकसाया, जिसने हिंसा को भड़काया, सोनिया खुलेआम रामलीला मैदान से, उसको ये मोदी सरकार, आदरणीय मोदी जी, बीजेपी वाले गद्दार नहीं कहते हैं। और जिसने हिंसा करवाया वो केजरीवाल को भी ये मोदी सरकार, बीजेपी वाले या मोदी जी का जो इकोसिस्टम है वो गद्दार नहीं कहता है। जो उनके एजेंट है छुट भैये अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन, जिनके जरिए करवा गया, उसी को दिखा करके उनको गद्दार कहते हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है देश के खिलाफ, भारतद्रोह है बीजेपी वालों का और मोदी जी का, यही है। और यही नहीं, अब आपने देखा होगा कि इन देश के गद्दार ताकतों को मोदी जी सदन में, मैंने सदन में या सदन के बाहर भी उनको विरोध पक्ष जो है उन गद्दार ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को विरोध पक्ष का मानते हुए अब ये सवाल देखिए कि हाँ वो जनता ने उनको चुन दिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, अरे कुछ भी हो, देश हित से बड़ा ये संविधान भी जो है, संविधान को बनाने वाला देश ही है। संविधान की जो हैसियत है वो देश ही है। कोई भी संविधान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, देश से देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जहां देश के हित की बात है, सारी चीजें जो है देश हित साधने के लिए हैं। और यदि देश का हित वो नहीं सकता है तो उस संविधान की, उस संवैधानिक संस्था की जो है प्रासंगिकता नहीं है। तो ये कोई कहे कि ये वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि देश के गद्दार हैं, दुश्मन है तो दुश्मन है, गद्दार हैं वो। तो इन गद्दार ताकतों को मोदी जी विरोध पक्ष मानते हुए कहते हैं मोदी है तो मौका लीजिए और मजे लीजिए। तो इससे जो है इन गद्दार ताकतों का जो खतरनाक है, क्या हौसले इनके, क्या इनके हौसले कम होंगे? इनके हौसले तो और बढ़ेंगे ना। और ये बार बार ये करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, और बार बार जो है ये इनकी सरकार, इनके बीजेपी वाले और इनका इकोसिस्टम कि जो है जैसे कि पिछली बार अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन, इस बार जो है वो दिशा रवि और वो निकिता जैकब और शांतनु और ग्रेटा थनबर्ग पर ही वो करके बस वो खत्म कर देंगे। यही सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की, मोदी जी की भारत के खिलाफ। और इस तथ्य को, इस खतरनाक खेल जो ये बीजेपी वाले और मोदी जी कर रहे हैं, इसी को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय अवाम बहुत ध्यान से देखें। इस तथ्य को जो है वो विभिन्न रूपों में, अब कल एक जो है वो डिस्कशन हो रहा था। तो आज सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो खतरनाक ताकतें हैं, इनका हौसला पस्त होगा कैसे? जनता कुछ स्वार्थों में या कुछ किस समीकरण बस जो है इनको चुन देती है। इनको जनप्रतिनिधि या तो एमपी के रूप में या एमएलए के रूप में या किसी रूप में बना देती है। तब यही देश विरोधी ताकतें और जो है चौड़ी हो जाती हैं, छाती तान करके, और फिर उनके प्रवक्ताओं को ये बुलाते हैं, ये टीवी चैनल वाले जानते हैं कि ये देश विरोधी में, देश के गद्दार हैं, तब भी उनको बुलाते हैं, यानी भारत विरोध और गद्दारी को जस्टिफाई करवाने के लिए। तो और वो बातों से भले कुछ बोझ करें। अब जैसे एक वो चर्चा हो रही थी, और जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़ा गौर से सुने।
वो जीएनपीसी की प्रवक्ता कर रही थी, यह देश गांधी का है, नेहरू का है। और बीजेपी वाला कहते भाई गांधी नेहरू के अलावा पटेल का भी है। बताइए, सिर्फ जो है गांधी नेहरू का देश है। यह कौन गांधी नेहरू? जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, उसको ये गद्दार ताकतें बोल दें कि उनका देश है। भारतीय आवाम ताकत दल बता रहा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि ये गद्दार ताकतें उन गद्दार की ही बात करेंगी, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें, यह देश जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का है। हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का है। हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी का है। हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी का है। हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का है। हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का है। हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी का है। हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू जी का है। इन अमर शहीदों का देश है, इन गद्दारों का देश नहीं है। गद्दार जो है नेहरू का, गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का, हरगिज नहीं है। लेकिन देखिए, यही कहलवाने के लिए ये देश के दुश्मन चैनल ये बुलाते हैं वहां पर, और यदि उससे फुर्सत मिलेगी तो हिंदू मुस्लिम ये करवाते रहते हैं। तो भारतीय आवाम ताकत दल तो बराबर बता चुका है कि जिस प्रकार इस देश के लिए अभिशाप और देश के दुश्मन ये जीएनपीसी वामदल हैं, उसी प्रकार ये चैनल वाले भी हैं। इनको बुला करके इनके हौसले बढ़ाने के लिए और इनकी गद्दारी के पापों को उचित ठहराने के लिए जो है उसको जस्टिफाई कराने के लिए। तो देश के दुश्मन तो कई हैं, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चूंकि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का बहुत बड़ा अभाव है। वो अभाव इसलिए है कि जो परिस्थितियां इन सबों ने, माने इस देश के दुश्मनों जो जीएनपीसी जब सत्ता में रही, इस तरह का उसने वातावरण माहौल बनाया कि लोग जो है, हमारे लोग जो है व्यक्तिगत स्वार्थी होने को मजबूर हो गए। और जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, वहां देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना या जज्बा आ नहीं सकता। लेकिन इन्हीं में से जो सेना के जवान हैं, वह जो है बस देसी सब कुछ है, ये भावना वहां पर रहती है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जैसे इसरो है, और हमारा जो है वो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और भी जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ हमारे वैज्ञानिक हैं, और वो जो है वहाँ पर ये देशभक्ति की बात आती है। लेकिन बाकी जो कचरापंथी है, जो इन सबों ने ये माहौल बनाया हुआ है, ये राजनीतिक दलों का, ये बिल्कुल वहाँ पर देशभक्ति का अभाव है। और यही नहीं, मैं एक वो उदाहरण बता रहा हूँ। चूँकि मैं भी ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, और पहले मैं वो सेवानिवृत्त हो गया, तो अपने एक साथी जो कि 4-5 साल बाद सेवानिवृत्त हुए, तो उनसे बात हो रही थी। तो हमने कहा कि भाई, मुल्क परस्ती नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, देशभक्ति नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। मैं उनसे जो कि वो हमसे 4-5 साल बाद जो है वो रिटायर हुए थे। तो हमसे जो 4-5 साल बाद जो रिटायर हुए थे, तो उनसे बातों में हम उनसे पूछ बैठे कि अब तो आप रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो देश के प्रति आपका कुछ, अब देश के प्रति आपका कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, ऋण बनता है कि नहीं बनता है, और देशभक्ति नाम की कोई चीज़ है कि नहीं चीज़ है।
तो वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तो वो कह रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो रिटायर्ड, कह रहे हैं कि यदि हमको देशभक्ति ही निभानी होती तुम्हें जो है वो ब्यूरोक्रेसी में रहता, मैं भी सेना में जाता। ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रहा है, लेवल का अधिकारी कह रहा है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की है और सब कुछ गंदगी फैलाने की, करने की जिम्मेदारी बाकी लोगों की है, और जो है ब्यूरोक्रेसी की भी है, और लोगों की, और जो है राजनीतिक दलों की है। ये हालत है। और यही ये एक आम धारणा जो है बनाई गई है कि कुछ चुनिंदा जो क्षेत्र हैं, सेना है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसरो में हैं, या बार्क में हैं, या DRDO में है, जो भी हैं, ऐसे उन्हीं को जो है देशभक्ति निभाने की जिम्मेदारी है। बाकी जो है बाकी जो है देशभक्ति रखने की न कोई वो अनिवार्यता है, न कोई जरूरत है। और अब तो यह है कि देश में गद्दारी करने वाली ताकतें जो है वोट पा रही हैं, चुनी जा रही हैं, ये आलम है। तो भारतीय जनता दल इस विषय में स्पष्ट बता रहा है कि जहां के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है, व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब कि पहले अपना भला हो और बाद में हमारे पड़ोसी का और समाज का भला हो, देश का भला हो। या एक नमूना और आता है कि यदि कोई चीज, नई चीज आ रही है वो ईजाद करके, तो पहले सबसे पहले उपयोग हम करेंगे, और जब उसका जूठन हो जाएगा तो बाकी लोग, पास पड़ोस या समाज या देश करेगा। तो ये इस तरह की जो है और कोई भी वो लाभ कमाने वाली बात है तो सबसे पहले हमको या सबसे अधिक हमको, इस तरह की जो भावना है व्यक्तिगत स्वार्थ वाली, तो वहां उस देश के लोगों में देशभक्ति आ नहीं सकती। ये समस्या है हमारे देश में, और उसके कई नमूने हैं। जैसे, और यदि देशभक्ति होती तो यदि कोई कहता है कि भाई, कि कोई कहता भी कि भाई ये देश के टुकड़े होंगे, तो जनता ही मिल करके, यानी कानून फानून के बाद जनता ही मिल करके उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दी होती। जैसे सरेआम उसने वो नारा लगवाया कन्हैया कुमार ने, उसके प्रति कोई थोड़ा सा बस उत्तेजना में मारपीट दिया, बस हो गया। अरे देश जो है, पूरा देश जो है वो खड़ा हो गया होता, और इसको सब जो है वो इस देश के बाहर कर दिए होते, चीन इसको वो भेज दिए होते। और वो देशभक्ति यानी मोदी जी में भी नहीं है। वो कानून अपना काम करेगा। अरे कानून तो एक छोटे अपराधी को सजा, कानून जो है एक छोटे अपराधी को सजा दे पाता ही नहीं है, और किस तरह से न्याय जो है वो खरीद लिया जाता है, उसको कंट्राइव कर लेते हैं और मैनिपुलेट कर लेते हैं। और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इतना खतरनाक नारा, इतना खतरनाक भारत विरोधी नारा लगा, और अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी जी में जरा भी संवेदना नहीं आई। और वाकई में ये था क्या, ये सीधा हमारे देश की जो सबसे मार्मिक चीज है, हमारे देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी, उस पर हमला था। लेकिन जरा भी इसकी संवेदना नहीं आई वो मोदी जी में। तो इसीलिए जब गद्दारी की बात कही जाती है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं मानते इसको। अब यही जो नारा इसने लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जरा ऐसा ही नारा वो लगवा दे जापान में, वहां की जनता ही जो है इनके टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन भारत में ही है कि भारत की सरेआम नारे भी लगाइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उस पर तमाम इस तरह के जो है हो हल्ला होगा,
और जो है वो ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले उसको टिकट भी दे देंगे संसदीय चुनाव लड़ने का, और उसके चुनाव प्रचार के लिए जो है बॉलीवुड आ जाएगा, टॉक शो चलवाएंगे। ये सारी देश विरोधी हरकतें जो है इसी देश में है। क्यों? कि देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है भी तो दिखावे के रूप में। ये सबसे बड़ा जो है वो मैंने दुख की बात है। चलिए ये बिस्कुट कुछ लंबा हो रहा, कुछ भी हम अपने को रोकना चाहते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है, और उन दुखों का उद्गार कहते कहते मैंने हमको इसका ख्याल ही नहीं रहता कि ये एपिसोड कितना लंबा हो जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ बताने को है। लेकिन ये बीजेपी और मोदी जी बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं इस देश के खिलाफ, और उस पर से कहते हैं कि ये सबका साथ सबका जो है वो विश्वास और मन की बात, और जो है और देश विरोधी ताकतों को मजे लीजिए, मौका लीजिए। ये देश के साथ ये अंग्रेजी में होता है जो है वो ब्रिंकमैनशिप, खतरनाक खेल खेलना, ब्रिंकमैनशिप का ही खेल खेल रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।